हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 को। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो चैप्टर 7 में से सिर्फ 7.1 ही हमारी सिलेबस का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 7.1 को ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से, द एसेट मार्केट, मनी एंड प्राइजेस। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि हम इस चैप्टर में एसेट मार्केट के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें लेट सपोज मार्केट की, तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 1 में गुड्स की मार्केट को तो बहुत अच्छे से स्टडी करा था। गुड्स की मार्केट में बेसिकली हमने देखा था कि किस तरीके से गुड्स की ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं। फिर हमने एक और मार्केट को देखा था जो थी हमारी लेबर मार्केट। इसको डिटेल में नहीं देखा था बट यस इसे थोड़ा बहुत तो देखा था। लेबर मार्केट में क्या होता है कि लेबर की सप्लाई करता है, फर्म्स लेबर को हायर करती है एंड इन रिटर्न उन्हें वेजेस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही सेम इस चैप्टर में हम बात करेंगे एसेट की मार्केट की। अब अगर हम एसेट की मार्केट की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि एसेट मार्केट में हम ट्रेड क्या करते हैं, किस चीज़ को खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इस मार्केट में जो लोग हैं वो क्या खरीदते बेचते हैं, रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स को। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, हाउसेज हो गया, स्टॉक्स हो गए और हमारे बॉन्ड्स हो गए। देन यहाँ पर हमें गिवन है आगे कि हमारा जो एक टाइप ऑफ एसेट है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है मनी। मनी को हम एज एन सारे एसेट्स को कंबाइनली मनी बोलते हैं। यहाँ पे हमें गिवन भी है कि हमारे सारे एसेट्स को इकोनॉमिक्स टर्म में हम मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, मनी को हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं टू मेक पेमेंट्स। अब किस तरीके की पेमेंट, कैसी भी पेमेंट हम मनी के थ्रू कर लेते हैं। अब हो सकता है कि थ्रू कैश कर दें हम, या फिर हमारे थ्रू चेकिंग अकाउंट्स हो जाए, मतलब कि बैंक के थ्रू या फिर बैंक डिपॉजिट के थ्रू, चेकेबल डिपॉजिट के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमारा जो एसेट्स है उसको इकोनॉमिक्स टर्म में बोला गया है मनी। देन यहाँ पर हमें आगे दो रीजंस गिवन है कि मनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम उसे पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट रीजन की तो उसमें बताया हुआ है कि मनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी प्राइजेज है वो एक्सप्रेस्ड हो पाते हैं एक सिंगल यूनिट में मनी में। तो अगर हम लेट सपोज अपनी कंट्री की ही बात करें तो उसमें हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो सारी ही उनके जो प्राइजेज होते हैं, प्राइस टैग होते हैं, वो एक सिंगल यूनिट में मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं, जैसे कि रुपीज़ में। अगर हम बात करें कि रुपीज़ में होने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जब हम प्राइजेस को मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एक सिंगल यूनिट में, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी फ्लक्चुएशंस को और अपने प्राइस लेवल को ईजिली स्टडी कर पाते हैं एक सिंगल मेजरमेंट में, एक सिंगल यूनिट में। उससे क्या होता है, जब हम अपने प्राइस लेवल को स्टडी कर पाते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है और उसके कॉज क्या है, मतलब कितनी महंगाई हो रही है और क्यों वो हो रही है। दूसरे अगर हम रीज़न की बात करें तो यहाँ पर अब बोला गया है कि हमारा जो मनी है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगा इकोनॉमी में, या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ मनी होता है इकोनॉमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करता है रियल इकोनॉमिक वेरिएबल को, सच एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि इसका क्या हुआ कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सर्कुलेशन होती है, मतलब कि जितनी भी मनी की सप्लाई होती है, वो हमारी अफेक्ट करती है आउटपुट को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी, कि दोनों ही चीज़ें, मतलब कि ये हमारा एक इन्फ्लेशन वाला पॉइंट और ये हमारा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। बट बेसिकली इस चैप्टर में हम सिंपली बात करेंगे मनी की, कि मनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होती है मनी के फंक्शंस क्या हैं और किन किन चीज़ों को हम मनी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिकली कि मनी होता क्या है। 7.1 व्हाट इज मनी। तो मनी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें बताया हुआ है मनी
कोई भी एसेट हो सकता है जो वाइडली यूज़ हो रहा हो, मतलब कि सभी लोग उसे यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो बंदे यूज़ कर रहे हैं, सारे ही लोग उसे यूज़ कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि वो एक्सेप्टेड होना चाहिए एज पेमेंट, मतलब कि अगर तुम कुछ खरीद रहे हो और इन रिटर्न उसे पे कर रहे हो तो वो चीज़ एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ऐसे दुकानदार या जिससे भी ले रहे हो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो हर वो चीज़, हर वो एसेट जो एक्सेप्टेड हो एज अ पेमेंट और जो वाइडली यूज़ हो रहा हो, सब उसको यूज़ कर रहे हो। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, पुराने ज़माने में बेसिकली क्या होता था, तो मनी किस तरीके से होती थी, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो मनी है वो रेंज्ड होती थी बिटवीन बीड्स एंड शेल टू गोल्ड एंड सिल्वर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अभी के टर्म्स में जो मनी है जो अभी हम यूज़ करते हैं वो पेपर के फॉर्म में भी होती है, कॉइन के फॉर्म में भी होती है, और अब तो कार्ड्स एंड ऑल सब कुछ ऑनलाइन भी चलता है। तो इस टाइम पर लेट सपोज कॉइन्स की और पेपर की ही बात करें स्पेसिफिकली, तो हमारी जो रेंज है छोटे कॉइन्स, देन बड़े नोट्स जैसे 10, 20, 50, फिर 100 हो गया, देन 1000 हो गया, 500 हो गया, 2000 हो गया। तो हमारी जो रेंज है वो इस तरीके से है। नोट्स की और कॉइन की भी अगर हम बात करें तो 1, 2, 5, 10, 20 भी है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली पुराने ज़माने में किस तरीके से पैसों की रेंज होती थी, तो वो हमारी बीड्स और शेल्स के बेसिस पर होती थी। अगर हम हाई में बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बेसिस पर प्राइस को रेंज किया जाता था कि इसकी वैल्यू गोल्ड की सबसे ज़्यादा है, सिल्वर की उससे कम, ऐसे करके। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, यहाँ पे बताया हुआ है इवन टू सीक्रेट्स, तो इसका अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि सीक्रेट को किस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ मनी यूज़ किया जा रहा था पहले के टाइम पर। देन अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मनी है वो कॉइन एंड पेपर मनी के फॉर्म में यूज़ की जाती है। इवन करेंसी भी हम उसे बोल सकते हैं। हम आज के टाइम पर भी कॉइन्स और पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं अगर हम बात करें। लेकिन आज के टाइम पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मनी बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड भी आते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बताया हुआ है अगेन आगे थोड़ा सा और, कि अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ मनी क्या है, चेकेबल डिपॉजिट, जो हम बैंक से डिपॉजिट करवाते हैं और उन्हें विड्रॉ भी कर देते हैं थ्रू चेक्स, पेमेंट भी कर देते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब तो मनी की फॉर्म इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, वाइडली यूज़ होती है और एक्सेप्टेड भी होती हैं एज अ पेमेंट। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, यहाँ पर बीड, शेल्स और गोल्ड एंड सिल्वर होता था, इवन सीक्रेट्स भी यूज़ होते थे। और फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बताया हुआ है कॉइन एंड पेपर्स, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली करेंसी। फिर अनदर कॉमन हमें फॉर्म बताया हुआ है चेकेबल डिपॉजिट, जो हम थ्रू बैंक, थ्रू चेक्स जो है पेमेंट को करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कि मनी क्या है। तो मनी क्या है बेसिकली कि हम उसे एक्सेप्ट कर पाएँ एज अ पेमेंट और वाइडली यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा विद डेटा चीज़ें गिवन है, बट मैं इसे छोटे से सेंस में समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पे जो सीक्रेट्स का एग्जाम्पल गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मनी वो कैसे था। तो यहाँ पे हमें गिवन है मनी इन अ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड चल रहा था तो हमारे जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से जो अलाइड सोल्जर लिबरेट हो रहे थे, उनमें से एक यंग मैन था जिसका नाम था R.A. रेडफर्ड, जो कि ट्रेंड था इकोनॉमिक्स में से। तो जब वो वहाँ से लौटा ना, तो उसने एक आर्टिकल लिखा, द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। इस आर्टिकल में बेसिकली उसने वहाँ की लाइफस्टाइल पर ही चीज़ों को शो किया कि किस तरीके से सोल्जर और प्रिजनर्स वहाँ पे रहते थे। लेकिन बेसिकली उन्होंने फोकस किस चीज़ पे करा, तो वो था प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स वहाँ की, जो खुद ही ग्रो हो गई। खुद ही ग्रो मतलब कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली खुद से ही ग्रो होने लग गई। प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या मतलब है, प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स होती हैं, मतलब कि वहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस चल रही है, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ जो भी वो खुद से क्रिएट कर चीज़ों को वर्क करवा रही हैं, उस तरीके से जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो ग्रो होने लगी और वो अच्छे से वर्क भी करने लगी। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने आर्टिकल में शो करी। तो हम उस चीज़ को यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसमें बेसिकली क्या है कि सीक्रेट्स को किस तरीके से यूज़ करा इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि कैंप्स के अंदर
थोड़ी बहुत गुड्स की ही प्रोडक्शन हो पाती थी। अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो कुछ सर्विसेज की ट्रेड भी होती थी, जैसे यहाँ पे लॉन्ड्री हो गया, हमारा टेलरिंग सर्विसेज हो गया, पोर्ट्रेचर हो गया। अगर हम बात करें प्रिजनर्स की, तो उनको अलाउड था कि वो फ्रीली विद इन द कंपाउंड के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि एंड द एक्टिवली ट्रेड गुड्स, वहाँ पर वो एक्टिवली ऑन रेगुलर बेसिस जब मन चाहे तब ट्रेड करते थे गुड्स का। कौन से गुड्स का, कहाँ से आए उनके पास गुड्स, तो वो बताया हुआ है कि जो रेड क्रॉस से, जर्मन से और अदर सोर्सेज से उनको गुड्स प्रोवाइड होते थे, ऑब्टेन्ड होते थे, उनको वो आपस में एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे। यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे, कौन कौन से गुड्स को खरीदते बेचते थे, वो सारे गुड्स। फिर हमें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो ये चीज़ आपस में ट्रेड कर रहे हैं गुड्स की, ये गुड्स की जो प्रैक्टिस चल रही है, ये जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, खरीद बेच रहे हैं, ये किस बिहाफ पे खरीद बेच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास कोई मनी एज अ मीडियम तो है नहीं, तो वो खरीद बेच कैसे रही हैं, ये प्रैक्टिस वहाँ पर पॉसिबल कैसे हो पा रही है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एट फर्स्ट हमारे जो कैंप इकोनॉमिस्ट थे वो क्या यूज़ करते थे, वो बाटर यूज़ करते थे। तो बाटर सिस्टम हमने ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। लेट सपोज कि अगर मेरे पास जैम है, ओके, मुझे जैम चाहिए भी नहीं और पसंद भी नहीं है, और मुझे चाहिए बिस्किट किसी से एक्सचेंज करना है, तो उस केस में क्या होता है कि मैं बिस्किट वाले से क्या बोलूँगी कि तुम मेरा जो है ये जैम ले लो और मुझे इन रिटर्न क्या दे दो, बिस्किट दे दो। तो हम गुड्स के बदले जब गुड्स को एक्सचेंज करते थे तो वो आ जाता है बार्टर में। अगर हम बात करें इसकी, तो उन्होंने बताया कि पहले इनिशियली तो वो बार्टर सिस्टम यूज़ कर रहे थे, बट क्या हुआ, हमने देखा कि वो जो प्रैक्टिस है, ये बार्टर सिस्टम है, ये बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट क्यों है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि मैं जो है जैम बेच रही हूँ, मतलब मैं जैम एक्सचेंज कर रही हूँ और आगे वाले से मुझे बिस्किट चाहिए। अब लेट सपोज कि मैं तो इससे बोल रही हूँ कि मुझे बिस्किट दे दो, इन रिटर्न मेरे से जैम ले लो। हो सकता है कि वो जैम लेने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो सिंपली इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हो सकता है कभी कभार वर्क भी ना करें। अगर मेरे को बिस्किट चाहिए तो मुझे एक ऐसा बिस्किट वाला पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो मेरी जैम को एक्सेप्ट कर पाए, तभी तो एक्सचेंज करेगा। अगर उस बंदे को ज़रूरत ही नहीं होगी जैम की, तो वो मेरे से ट्रेडिंग भी नहीं करेगा बिस्किट की। तो सिंपल, तो यहाँ पर उन्होंने पहले इनिशियली बार्टर को यूज़ करा, बट देखा कि वो जो है काफ़ी इनएफिशिएंट है। देन उसके बाद प्रिजनर्स को एक आइडिया हिट हुआ और उन्होंने सीक्रेट्स को एज अ मनी यूज़ किया और सीक्रेट्स को एज अ पेमेंट यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि उसके बाद क्या करा उन्होंने, सारे ही गुड्स का जो प्राइस है वो इन टर्म्स ऑफ सीक्रेट कर दिया। मतलब कि हो सकता है कि जैम का प्राइस उन्होंने कर दिया हो 5 सीक्रेट, या फिर अगर हम बात करें बिस्किट का प्राइस उन्होंने कर दिया हो 6 सीक्रेट। तो जितने भी गुड्स थे उन सब का जो प्राइस है वो सीक्रेट के टर्म्स में, सीक्रेट के यूनिट में डिसाइड कर लिया। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो सीक्रेट है वो सभी एक्सेप्ट कर रहे थे और सीक्रेट से सभी एक्सेप्ट भी कर रहे थे, सब यूज़ भी कर रहे थे वाइडली, तो वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया इनका। मतलब सीक्रेट को एज अ मनी वो यूज़ करने लगे। यहाँ पे बताया हुआ है देन कि इवन जो नॉन स्मोकिंग प्रिजनर्स थे वो भी खुश थे सीक्रेट को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि सीक्रेट अगर मैं लेता हूँ तो जो मुझे सीक्रेट रिसीव हुई है उससे मैं कोई और अदर थिंग ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं नॉन स्मोकर हूँ और कोई मेरे को सीक्रेट एक्सचेंज करना है तो मैं तो उसे अपने गुड नहीं दूंगी। बट यहाँ पर नॉन स्मोकर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सीक्रेट रिसीव करने से उसको वो आगे किसी और पर पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली एक्सेप्टेड है एज अ पेमेंट। तो यहाँ पर नॉन स्मोकर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसी तरीके से जो उनकी प्रॉब्लम थी ट्रेड करने की आपस में, वो सीक्रेट के यूज़ से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क करने लगी। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो कैंप की इकोनॉमी है वो फंक्शन करने लगी मच मोर स्मूथली। नाउ
अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने सीक्रेट्स को ही क्यों यूज़ करा, हमने किसी और अदर गुड को क्यों नहीं यूज़ करा एज अ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है क्योंकि हमारी जो मनी है उसके जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्राइटेरियाज हैं कि इस तरीके से मनी होनी चाहिए, वो सीक्रेट हमारे सारे ही क्राइटेरियाज को फुलफिल तो करती है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि हमारी स्टैंडर्डाइज कमोडिटी है सीक्रेट, जो कि हमारे दोनों बायर्स और सेलर्स उसकी वैल्यू को ईजिली मेजर भी कर पाते हैं और समझ भी पाते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीक्रेट की, तो हमें बताया हुआ है कि उसकी इतनी लो वैल्यू होती है कि उससे हम ईजिली चेंज कर पाते हैं, लाइक चेंजेस इन द सेंस कि जब हम रुपीज़ में भी ईजिली चेंज कर पाते हैं मनी को, कि इंडिविजुअल जो हमारी सीक्रेट है, लाइक एक सिंगल सीक्रेट की उनकी इतनी लो वैल्यू है जिससे वो ईजिली चेंज कर पाते हैं और उसमें भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो हमारी जो सीक्रेट है वो पोर्टेबल होती है, हम उसे ईजिली मूव कर सकते हैं इधर से उधर तक। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ बताया हुआ है कि हम उसे हैंड टू हैंड ईजिली पास कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। ये सारे तो आ गए प्लस पॉइंट। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की, ड्रॉबैक की, कि ड्रॉबैक क्या है अगर हम उसको एज अ मनी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा सिंपल सा ड्रॉबैक है कि अगर हम सीक्रेट को एज अ मनी यूज़ करते हैं तो उसकी एक रिसोर्स कॉस्ट होती है। रिसोर्स कॉस्ट क्या है कि अगर हम सीक्रेट को मनी का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि हम उसे एज अ मनी ट्रीट कर रहे हैं, तो अब उस टाइम पर हम उसे स्मोक तो नहीं कर सकते, कंज्यूम तो नहीं कर सकते। इन अ सेम वे हमें बताया हुआ है कि ट्रेडिशनल जो यूज़ था हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का एज अ मनी, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली था, क्योंकि अब हम उन मेटल्स को अल्टरनेटिव यूजेस में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे अब हम अगर गोल्ड एंड सिल्वर को इन टर्म्स ऑफ मनी यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स को, सिल्वर कॉइन्स को, तो अब हम उन्हें अल्टरनेटिव यूजेस में नहीं लगा सकते कि हम उन्हें ज्वेलरी बना ले, जो भी हमारे पास मनी है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर जो भी उनके अल्टरनेटिव यूजेस थे वो अब यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे इनके ड्रॉबैक्स हो गए। तो हमने अभी तक बेसिकली क्या देखा कि जो हमारी मनी है वो उसकी दो क्या प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, कि हमारा मनी हर वो एसेट है जिसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ पेमेंट और वो वाइडली यूज़ हो रहा हो। तो उसके अंदर हमने हिस्टोरिकल चीज़ें देख ली सीक्रेट्स की, और जो हमारे शेयर्स यूज़ होते थे, गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे एंड ऑल। फिर हमने देखा कि अब अगर हमारी मॉडर्न इकनॉमी की हम बात करें तो उसमें हम पेपर्स एंड कॉइन्स और करेंसीज़ को यूज़ करते हैं, एंड हम अपनी चेकेबल डिपॉजिट को भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ मनी, तो उसे हम आगे देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ मनी, तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम इनिशियली बात करते हैं, चलो एक ऐसी इकोनॉमी की जिसमें कोई मनी ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है। तो उस केस में हम बेसिकली आपस में एक दूसरे से लेन देन कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीदे बेचेंगे, कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो बताया हुआ है कि जब ऐसी इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई मनी ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं थ्रू बार्टर। बार्टर अभी हमने बात करी जब हम गुड टू गुड एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जब हम डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं सर्टेन गुड्स को फॉर अदर गुड्स, तो वो आता है हमारे बार्टर में। मतलब कि जो गुड मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं उसी से पेमेंट कर रही हूँ, और इन रिटर्न मैं क्या रिसीव कर रही हूँ, कोई दूसरा गुड। तो यहाँ पे बताया हुआ है इवन टुडे जो कुछ लोग हैं वो ऐसी ही चीज़ों को आज भी प्रैक्टिस करते हैं। वो एक बार्टर क्लब से बिलोंग करते हैं और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में स्वैप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ। अगर हम बात करें लेट सपोज जर्नली, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हमें बताया हुआ है कि जो बार्टर है वो काफ़ी इनएफिशिएंट वे है ट्रेड करने के लिए। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो हमें समझने हैं। पहला क्या, कि अगर हमें ट्रेड करना है गुड टू गुड, क्योंकि बार्टर में तो गुड टू गुड एक्सचेंज होता है, मनी तो होता नहीं है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मुझे लेट सपोज बिस्किट चाहिए, तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो बिस्किट बेचता हो, जिसके पास वो आइटम हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो बिस्किट, चलो कोई मुझे मिल गया जो बिस्किट बेचता है, अब मुझे उससे बिस्किट एक्सचेंज करना है। लेट सपोज मेरे पास क्या है, जैम है। तो अब मुझे दूसरी चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि अगर मैं उससे बिस्किट ले रही हूँ तो क्या वो बिस्किट के बदले मेरी जैम को एक्सचेंज करेगा।
वो भी तो देखना पड़ेगा कि क्या वो जैम में इंटरेस्टेड है, विलिंग है एक्सचेंज करने के लिए कि नहीं है। हो सकता है उसे जैम चाहिए ही ना हो, तो वो मुझे अपना बिस्किट भी नहीं देगा। तो हम देख सकते हैं कि एक तो हमें वो बंदा ढूंढना जिसके पास हमारा गुड है, दूसरा कि क्या वो विलिंग है हमारे गुड को भी एक्सचेंज करने में। ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हमारा जो बार्टर सिस्टम है, जो ये बार्टर प्रैक्टिस हम करते हैं गुड टू गुड, ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। नाउ अब लेट सपोज हम इस सेम चीज़ को कंपेयर करें एक ऐसी इकोनॉमी से जहाँ पर अब मनी है। तो उस केस में हम सिंपली देख सकते हैं कि मनी क्या करती है, मनी हेल्प करती है लोगों को कि वो सिंपली इजीली ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर उनका लेस कॉस्ट लग रही है इन टाइम, क्योंकि उन्हें ढूंढना नहीं पड़ रहा है कोई, और एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे वाले बंदे को मनाना भी नहीं पड़ रहा कि प्लीज़ अब हमारा जो गुड है उसको एक्सचेंज कर लो। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें हमारे एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि मनी जो है, मनी जो अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू हमारा बार्टर। अगर हम लेट सपोज इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बार्टर का ही। हमने बार्टर में क्या देखा कि कोई मनी तो है नहीं, हम गुड टू गुड एंड सर्विसेज टू सर्विसेज जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, और हमने देखा कि ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर मैंने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया है। लेट सपोज ये एक पर्सन है, ये मैंने अपने आप को ले लिया। दूसरा मैंने यहाँ पर एक और पर्सन बनाया, इसको मैंने एज अ कैब ड्राइवर ले लिया क्योंकि मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर मैं सर्विसेज टू सर्विसेज वाला एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यहाँ पे लेट सपोज कि जो मैं हूँ वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। अगर हम बात करें कैब ड्राइवर की, तो वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो राइड की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जहाँ पर भी तुम्हें ट्रैवल करना है वो तुम्हें वहाँ तक राइड दे देता है। तो इस केस में लेट सपोज जो मैं हूँ, मुझे जो है अर्जेंटली कहीं ट्रैवल करके जाना है, तो उस केस में मुझे राइड सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। तो हमने बार्टर में क्या देखा कि पहले तो हमें ढूंढना पड़ता है वो इंसान जिसकी तुम्हें नीड है। तो यहाँ पर मुझे जिस सर्विसेज की नीड है वो इंसान मैंने ढूंढ लिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमें देखना होता है कि क्या वो विलिंग है एक्सचेंज करने के लिए या फिर नहीं है। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मुझे तो इसकी राइड सर्विसेज की नीड है और मैं काफ़ी ज़्यादा विलिंग हूँ इसको लेने के लिए, बट क्या कैब ड्राइवर विलिंग है मेरी ट्यूशन सर्विसेज को लेने के लिए इन एक्सचेंज? नो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ एक्सचेंज करने के लिए, बट वो आगे वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे कोई भी नीड नहीं है इकोनॉमिक्स की नॉलेज को रिसीव करने के लिए। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि बार्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, सिंपली हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर मनी की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर मनी की बात करें तो हमने क्या देखा कि मनी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे है। एफिशिएंट वे क्यों है? क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सब इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने तो मेरी ट्यूशन सर्विसेज को एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो विलिंग भी नहीं था, बट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सब इजीली एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम मनी को इंट्रोड्यूस कर दें सेम एग्जाम्पल में, तो क्या होगा, जो मेरी ट्यूशन सर्विसेज हैं, अब मुझे जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए मुझे ट्यूशन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा हर पर्सन को, बट उन्हीं पर्सन को प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको नीड है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को मैं अपनी ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी और इन रिटर्न वो मुझे क्या देंगे, अब वो अपनी सर्विसेज तो नहीं देंगे बट वो क्या देंगे मुझे, मनी। अब इस मनी से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इस मनी से राइड ले सकती हूँ जिसकी मुझे नीड है, तो मैं इस मनी से राइड ले लूँगी और मनी को पेमेंट कर दूँगी कैब ड्राइवर को। अब जो कैब ड्राइवर है हो सकता है कि वो इस मनी से अपनी जो भी उसकी विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल करे। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि मनी को सब इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ पेमेंट और हम इसको वाइडली यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो मनी है वो काफ़ी एफिशिएंट है और हमारा जो बार्टर है वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। नाउ
अब अगर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट की, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू बार्टर। अगर हम दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो हमें बताया हुआ है हैविंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो रेज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी हमारी इससे बढ़ती है क्योंकि ये हमारे लोगों को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड हो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जिसमें वो मोस्ट स्किल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगेन इसमें हम कंपैरिजन के थ्रू ही समझते हैं। तो बार्टर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था वो काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि हर बंदा एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, गुड टू गुड एक्सचेंज नहीं करता, सर्विसेज टू सर्विसेज एक्सचेंज नहीं करता। उनकी विलिंगनेस जो है वो मैटर करती है वहाँ पे, जो कि प्रॉब्लम देती है। तो हर चीज़ तो कोई एक्सचेंज नहीं करता है ईजिली, तो उसमें एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। तो बार्टर में बेसिकली क्या करते हैं कि हम उन गुड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, और बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो हमारे बेसिक नेसेसरी गुड्स हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं उसमें हमारा फूड आ गया, या फिर हम बोल रहे हैं हमारा क्लोथ आ गया, या फिर हमारा शेल्टर आ गया। तो ये सारी चीज़ें अगर ईजिली एक्सचेंज नहीं हो पा रही तो लोगों को खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं सिंपली। तो यहाँ पर जिसमें हम अच्छे हैं हो सकता है कि उसको हम कम टाइम दे पाएँ क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम ईजिली एक्सचेंज बार्टर में नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बात करें अगेन मनी की, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ईजिली जो है वो एक्सेप्टेड होता है, हर बंदा उसे ईजिली एक्सेप्ट कर रहा होता है एज अ पेमेंट। तो उस केस में हमें हर चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, तो उसमें हम वो ही चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो ही चीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सर्विस की बात कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे हैं, तो उस केस में जिसमें हम अच्छे हैं हम उसी चीज़ को कर रहे हैं, तो हम पहले से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड भी होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो और इंक्रीज भी होती है। तो ये था हमारा कंप्लीटली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का काफ़ी सिंपल सा मीनिंग है कि हमारी हर चीज़ का एक कॉमन यूनिट होना चाहिए जिसमें हम अपनी सारी ही चीज़ें इजीली मेजर कर पाएँ और उनकी वैल्यूज़ को देख पाएँ। तो यहाँ पे अगेन हमें बताया हुआ है कि हमने मनी को ही ट्रीट करा है एज अ कॉमन यूनिट। मनी इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग ऑल द इकोनॉमिक वैल्यूज़। अगर हम बात करें लेट सपोज इंडिया की, तो इंडिया में हमारा जो भी एक कॉमन यूनिट है जिसमें हमने सारी ही वैल्यूज़ को मेजर किया हुआ है वो क्या है, रुपीज़। तो हम देख सकते हैं हर चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वैल्यू कर सकते हैं कि किसकी कितनी कीमत है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ अकाउंट में हमारा जो सिंपल सा मीनिंग है वो ये है कि कॉमन यूनिट होना चाहिए जिसमें हम सारी ही चीज़ों को ईजिली मेजर कर पाएँ और उनकी वैल्यूज़ को पता कर पाएँ। अगर लेट सपोज हम बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड टू गुड एंड सर्विसेज टू सर्विसेज एक्सचेंज होता था। तो उस केस में तो हमारा कोई भी सिंगल यूनिट तो था नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी कोई मनी तो होती ही नहीं थी। बार्टर सिस्टम में हम कौन सी इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, जहाँ पर कोई मनी ही नहीं है। तो उस केस में अगर लेट सपोज हम बात करते हैं यहाँ पर 3 पर्सन की, ये हमारे 3 पर्सन है। यहाँ पे जो हमारा पहला पर्सन है मैंने इसको ले लिया कि ये ऑनियन बेचता है, ऑनियन प्रोड्यूस करता है, इसके पास ऑनियन गुड है। दूसरा मैंने ले लिया कि इसके पास यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आलू है, और इस वाले थर्ड पर्सन के पास मैं ले लेती हूँ कि टमाटर है। तो यहाँ पर अगर हम इनके प्राइजेस की बात करें, इनके वैल्यूज़ की बात करें, लेट सपोज आलू की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम एक आलू की वैल्यू की बात करें कि एक आलू की वैल्यू कितनी है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बार्टर में तो कोई मनी नहीं थी, गुड टू गुड था। तो हम एक आलू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर गुड ही बता सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो गुड टू गुड एक्सचेंज करते थे। तो हो सकता है कि एक आलू की वैल्यू क्या हो, हमारे 3 ऑनियन, मतलब कि हमारा एक आलू 3 प्याज के बराबर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा एक आलू 2 टमाटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम में देख सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल कॉमन यूनिट तो नहीं है। इनकी जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ आई है एक आलू की, वो दोनों की कोई भी कॉमन यूनिट में तो नहीं है। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में तो कोई भी कॉमन यूनिट नहीं था। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ अकाउंट का सिंपल सा क्या मीनिंग है कि एक कॉमन यूनिट तो होना चाहिए जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को ईजिली मेजर कर पाएँ और वैल्यूज़ को देख पाएँ।
अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखा था अपना फर्स्ट फंक्शन, और हमारा जो यूनिट ऑफ अकाउंट हम अभी पढ़ रहे हैं, ये दोनों हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है आपस में। क्योंकि अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, जहाँ पर हम खरीद रहे और बेच रहे थे, तो उस केस में बेसिकली क्या हो रहा था कि हम इन टर्म्स ऑफ मनी चीज़ों को खरीद रहे और बेच रहे थे, जब हमने अभी पढ़ा पीछे, और हमने देखा कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही खरीद रहे बेच रहे हैं, और यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ मनी ही इकोनॉमिक वैल्यूज़ को मेजर किया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्लोजली लिंक्ड क्यों हैं, क्योंकि हम खरीद बेच भी मनी में रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ है उनको भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं मनी के टर्म्स में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को किसी और टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। मतलब कि अब अगर हम अपनी हर चीज़ को इन टर्म्स ऑफ वीट मेजर कर दें, या फिर लेट सपोज वीट के जगह अगर हम दोबारा से बोल दें कि इन टर्म्स ऑफ आलू मेजर कर दें, कि हमारा लेट सपोज एक टीवी जो है उसकी वैल्यू है 50 आलू, या फिर अगर हम बात करें एक हमारी जो बॉटल है उसकी वैल्यू है 4 आलू, तो हम आलू के टर्म्स में या फिर वीट के टर्म्स में भी सबको मेजर कर सकते हैं, सबकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। बट अगेन ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये स्टोर ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद जो है सड़ जाएंगी, तो मनी को ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ये क्लोजली लिंक्ड है। बट अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो ये हर टाइम जो है वो सेम नहीं होती है। सेम क्यों नहीं होती है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एक सेकेंड में नीचे का इरेज कर देती हूँ। तो हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट है वो हमेशा सेम नहीं होते। तो कब सेम नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ रही होती है और बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रही होती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा देखो जब महंगाई बढ़ रही है तो प्राइस भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो उस केस में हम सिंपली देख सकते हैं कि जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है प्राइजेस में भी, तो प्राइस चेंज हो रहे हैं, मतलब कि सबकी वैल्यूज़ भी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है जब करेंसी की वैल्यूज़ में, तो उस केस में हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो मनी है वो काफ़ी पुअर यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। हम उसमें अब चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें बार बार वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन हो रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है उसको तो हम मनी रखते हैं, मतलब कि हमारी जो खुद की करेंसी है उसको हम रखते हैं, लेकिन जो हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट है उसको हम जो है चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन भी है कि हमारी जो विद इन द कंट्री ट्रांजैक्शन हो रही होती है उनको तो हम अपनी लोकल करेंसी में, मतलब जो कंट्री के अंदर करेंसी है उसको चला लेते हैं उसमें, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक वैल्यूज़ की तो उनको हम जो है चेंज कर देते हैं, उनको हम मोर स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हीं में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है, जैसे कि अगर हम डॉलर में मेजर कर लें या फिर गोल्ड में मेजर कर लें। तो अगर हम इसे एक बार समराइज़ करें तो हमने देखा कि यूनिट ऑफ अकाउंट में हमारा एक कॉमन यूनिट होना चाहिए जिसमें हम सारी ही इकोनॉमिक वैल्यूज़ को मेजर कर पाएँ। तो हमने देखा कि हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट क्लोजली लिंक्ड कैसे है। प्लस हमने देखा कि अगर हम बात करें दोनों फंक्शंस की तो वो हमेशा सेम नहीं होते हैं। कब सेम नहीं होते हैं, जब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल और बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चेंजेस आ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। और हमारी जब वैल्यूज़ ही बार बार चेंज हो रही है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो हमारा पुअर यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो उस केस में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं विद इन द कंट्री, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोकल करेंसी से, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर करेंसी चल रही है, मान लो इंडिया के अंदर रुपीज़ चल रहा है तो उससे कर लो, लेकिन जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उनको तुम कॉमनली स्टेट कर दो मोर स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट से, जैसे कि डॉलर या फिर गोल्ड। नाउ अब थर्ड फंक्शन को हम आगे देखते हैं, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि हम इस केस में जो मनी है
इज़ अ वे टू होल्डिंग वेल्थ। हम अपनी वेल्थ को होल्ड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए कर लें या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए कर लें। तो शॉर्ट में हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट सपोज अगर एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ की सेविंग बचा कर रखता है तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए उसने अपनी वेल्थ को होल्ड करके रखा। अगर हम बात करें एक ऐसे पर्सन की ऑन द अदर हैंड कि जिसको 15 मिनट पहले ही वेजेस मिले और उसने 15 मिनट तक होल्ड करके रखा, देन उन्हें यूज़ कर लिया। तो अगेन ये आ गया हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए। तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग हम अपनी मनी को होल्ड कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को होल्ड कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। देन हमें आगे गिवन है कि ज़्यादातर केसेस में हमारा सिर्फ मनी ही जो है वो फंक्शन करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें एनी एसेट्स की, तो जैसे ये सारे एसेट्स हैं, इन सब को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके रिटर्न की, तो इनका रिटर्न भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मनी। तो क्वेश्चन आता है कि हम मनी को स्टोर ही क्यों करते हैं, बाकी सारे एसेट्स को ही स्टोर कर लो ना, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा रिटर्न है। इवन मनी में हमारा इतना लो रिटर्न मिलता है तो हम उसे होल्ड ही क्यों करते हैं। तो अगेन वही सेम पॉइंट, क्योंकि सिर्फ मनी ही जो है वो फंक्शन करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो अगर हम मनी को होल्ड करके रखते हैं इवन दो उसका रिटर्न जो है वो लो है, हमें पता है, स्टिल वो वर्थ वाइल है, क्योंकि वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी तो है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ, उससे हम पेमेंट्स भी तो करते हैं। अगर हम उसे होल्ड ही नहीं करके रखेंगे तो जब हमें कुछ खरीदना होगा तो हम कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए हम मनी को होल्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को भी खरीदते हैं। तो हम उसे इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उससे हमें पेमेंट्स भी करनी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना होता है। वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। अब नाउ लेट सपोज अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में हमारे जो गुड्स है उसको तो हम स्टोर नहीं कर सकते। गुड्स की क्यों बात करें, क्योंकि अगेन बार्टर में क्या होता था, हम गुड टू गुड जो है एक्सचेंज कर देते, कोई मनी तो नहीं होती थी। तो बार्टर में अगेन हम किसी भी गुड को स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि जो गुड्स हैं वो एक टाइम बाद ख़राब हो जाएंगे। अगर लेट सपोज हम बात करें अगेन, किसी भी वेजिटेबल को नहीं कर सकते, किसी भी एनिमल को हम स्टोर नहीं कर सकते। हमारी जो जितनी भी वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो हमारी परिशेबल इन नेचर होती है, मतलब कि एक टाइम बाद वो ख़राब हो जाएंगी। तो उस केस में हम बार्टर सिस्टम में हम गुड्स को जो है स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मनी का जो फीचर है वो क्या है कि वो हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू भी एक फंक्शन है, कि हम उसे ईजिली स्टोर कर पाते हैं एंड जब हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, हम उसे खरीद भी सकते हैं, पेमेंट्स भी मेक कर सकते हैं, इसलिए हम उसे होल्ड भी करते हैं। तो ये था हमारा 3 फंक्शन ऑफ मनी। नाउ मेजरिंग मनी एंड द मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हम मनी को कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जो मनी के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसको हम मनी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अगर हम डेफिनेशन को एक बार रिमाइंड करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे वो सारे एसेट्स जो वाइडली यूज भी होते हैं, मतलब हर जगह यूज भी होते हैं और एक्सेप्टेड भी होते हैं इन पेमेंट्स, मतलब कि सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट, कोई मना नहीं करता लेने से। तो उन सारे ही एसेट्स को हम बोलते हैं मनी। बट इस डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि कौन से एसेट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं और कौन से एसेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी एसेट्स जो है वो क्लियर नहीं किए गए कि वो एक्चुअल में इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। तो अगर लेट सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉनेटरी एसेट्स की, तो दोनों का डिफरेंस काफ़ी सिंपल सा है। मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और नॉन मॉनेटरी वो होते हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से एसेट इंक्लूडेड है कौन से नहीं है, मॉनेटरी इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है एक, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का। तो अगर हम बात करें लेट सपोज म्यूचुअल फंड्स की, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, पब्लिक उनसे उनके शेयर्स जो है वो खरीदती है, पब्लिक उन पर पैसा
पैसा लगाती है वो उनके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं और उनको रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो पब्लिक है जो शेयर्स को खरीदती है उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स के लोग हैं वो शेयर होल्डर्स को हाई रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट सपोज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो यहाँ पे हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं ईजिली इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसकी बात यहाँ पे बताई हुई है कि एट द सेम टाइम जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को अलाउ कर देते हैं कि वो हर महीने कुछ नंबर ऑफ चेक से पेमेंट कर सकती है म्यूचुअल फंड्स के नाम पर, मतलब अपने अकाउंट्स के नाम पर, बट उसके ये करने से वो उनसे फीस भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैंस हमारी जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स हैं उससे भी हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये जो चीज़ है इसको हम मनी में इंक्लूडेड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगेन इसका जो आंसर है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि ये इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो मनी है उसका कोई सिंगल मेजर ऑफ अमाउंट नहीं है। हमें नहीं पता कितने एसेट्स उसमें इंक्लूडेड हैं, कितनी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है और कितनी नहीं है। तो फॉर दिस रीज़न हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि हमारी जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिस्ट होते हैं और पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी स्टॉक्स जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको ही हम बोलते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमारा यूएस का ही, कि उसमें हमारी जो मनी है वो किस तरीके से मेजर की गई है, कौन कौन सी चीज़ें मनी में इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के दो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, M1 और M2। तो हम मनी 1 और मनी 2 को हम आगे देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें M1 की, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है मॉनेटरी एग्रीगेट्स की, तो वो है पहला करेंसी। करेंसी तो सबको पता है क्या होता है। देन अगर हम बात करें ट्रैवल चेक्स की, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ट्रैवल चेक्स बेसिकली क्या होता है कि ये लाइक शायद पहले के टाइम पे होता था बट अभी भी होता है बट कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली लेट सपोज कोई भी जो पर्सन होता है वो अपनी कंट्री से अगर बाहर घूमने जाता है तो वहाँ पर वो उनकी करेंसीज को ना यूज़ करके ट्रैवल चेक्स को भी यूज़ कर सकता है और उससे पेमेंट कर सकता है। तो इसका यही सीन होता था। तो मतलब जो भी बाहर घूमने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वो ट्रैवल चेक्स को यूज़ कर सकते हैं और उससे पेमेंट कर सकते हैं। फिर डिमांड डिपॉजिट हमें पता ही है, जो हम बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं और उसको हम विड्रॉ भी कर लेते हैं इजली, एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट। अगर हम बात करें अपनी सेकेंड कैटेगरी की, तो उसमें हमें बताया हुआ है कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स थे M1 के, मतलब कि ये चारों चीज़ें ये तो M2 में इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या इंक्लूडेड है, हमारे सेविंग डिपॉजिट्स, अगेन ये भी हमें पता है। देन अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट्स की, तो ये क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम डिपॉजिट तो कर रहे हैं बट हम इसमें विड्रॉ नहीं करा सकते, मतलब पैसे डाल सकते हैं बट निकाल नहीं सकते, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये टाइम डिपॉजिट है। देन अगेन हमारा आ गया मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बट नॉन इंस्टीट्यूशनल। एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल की, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है वो थ्रू बैंक्स हो रही है, मतलब कमर्शियल बैंक या फिर RBI वगैरह। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो वो होती हैं लीगल सेपरेट एंटिटीज़, कुछ भी हो सकती है, चाहे हो सकता है वो ट्रेडर्स हो, लैंडलॉर्ड हो, मनी लेंडर हो या फिर हमारे कमीशन एजेंट्स हो, बट वो कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेट सपोज इसकी भी बात करें, हमारी मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट और हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों ही कॉमन है, बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है कि इसको हमारे कमर्शियल बैंक और RBI प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक से लिंक्ड ही। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमारी लीगल सेपरेट एंटिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारे ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, कमीशन एजेंट्स, तो ऐसे लोग। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में आता है ये सारी चीज़ें और इंस्टीट्यूशनल में आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स और हमारी सेंट्रल बैंक्स।
नाउ द मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का काफ़ी सिंपल सा मीनिंग है। हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी अवेलेबल है। जितनी भी हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होती है उसको हम बोल देते हैं मनी सप्लाई। अगर हम बात करें इन मॉडर्न इकोनॉमीज़ तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो डिटरमाइंड होती है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बताता है कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम लेट सपोज बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई बताएगा कि इकोनॉमी के अंदर हमारी मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। हम इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करते हैं मनी की सप्लाई को। मतलब हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो उस कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है, जितनी होनी चाहिए उतनी रखता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि लेट सपोज द ओनली फॉर्म ऑफ मनी जो हम लेकर चलेंगे वो होगी कंट्री की करेंसी। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओनली फॉर्म ऑफ मनी क्या होगा? रुपीज़। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी मनी सप्लाई को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब अमाउंट ऑफ रुपीज़ इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सेंट्रल बैंक है या फिर हम बोल देते हैं कि आरबीआई है वो किस तरीके से मनी की सप्लाई को कम करता है और ज़्यादा करता है एक इकोनॉमी के अंदर। तो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट वे और अपनी सेकेंड वे की, तो वो आती है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। इसको मैं एक बार आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमारी दो तरीके की मार्केट होती है। एक होती है हमारी ओपन मार्केट सेल, एक होती है हमारी ओपन मार्केट परचेज। अब हम इन दोनों की हेल्प से मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ओपन मार्केट सेल से, तो ओपन मार्केट सेल में हम अपनी मनी की सप्लाई को कम कर सकते हैं। ओपन मार्केट परचेज की हेल्प से हम अपनी मनी की सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम दोनों को एक एक बारी से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ओपन मार्केट सेल से। लेट सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की, क्योंकि वही कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो सेंट्रल बैंक ने देखा कि इकोनॉमी के अंदर हमारा जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बहुत ज़्यादा है तो मतलब उन्हें कम करनी है। तो सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करेगा अपनी मनी को? तो वो देखेगा कि ओपन मार्केट सेल से वो अपनी मनी सप्लाई को कम कर सकता है। तो ओपन मार्केट सेल में जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो क्या सेल करती है? तो वो हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करती है पब्लिक को। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल कर देती है पब्लिक को, और पब्लिक उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लेती है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि जो जनरल पब्लिक है जैसे कि हम हो गए, लेकिन यहाँ पे पब्लिक में सारी चीज़ें आती हैं। हमारे कमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर्स, नॉर्मल पब्लिक सब आ सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर अगर हम बोलते हैं पब्लिक, तो इसमें ज़्यादातर जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदते हैं वो होते हैं हमारे बैंक्स। तो अगर हमारे लेट सपोज जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? जो बैंक्स हैं उनके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। अब जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वो परचेज करेंगे तो इन रिटर्न वो सेंट्रल बैंक को क्या देंगे? मनी। तो मनी जो है वो सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी इकोनॉमी से हटकर। तो उस केस में क्या होगा? हमारी जब मनी सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी तो हमारी जो मनी की सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर से कम हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ये बैंक्स हैं, ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्यों खरीदते हैं? उन्हें क्या फ़ायदा होता है? तो सिंपली हम देख सकते हैं कि बैंक क्या करता है,
वो हमारे पैसे रखता है, विड्रॉ करता है, हमें लोन्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जब बैंक किसी पब्लिक को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है तो पब्लिक इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो पैसे डुबा दे, मतलब उन पर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करना पड़ता है लोगों को कि ये एक्चुअल में हमारे पैसों को वापस लौटा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन गवर्नमेंट लेकिन अगर हमारे बैंक्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक को अगर देते हैं लोन या फिर उनसे बॉन्ड्स खरीद कर पैसे देते हैं, तो उन्हें पता है कि इन रिटर्न जब हम ये बॉन्ड्स इन्हें वापस करेंगे तो ये हमारे पैसे हमें लौटा देंगे। यहाँ पर बैंक सेंट्रल बैंक पर अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक। तो जो बैंक्स हैं वो परचेज कर लेते हैं सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उन्हें इन रिटर्न मनी दे देते हैं, क्योंकि तभी तो खरीदेंगे, मनी के टर्म्स में ही तो खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाती है। अब इसी का ही उल्टा हमारा आता है ओपन मार्केट परचेज में। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारी ओपन मार्केट परचेज अगेन सेंट्रल बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल बैंक ने इस बार देखा कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस केस में हमारे सेंट्रल बैंक को मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है। मनी की सप्लाई इंक्रीज कैसे करते हैं? ओपन मार्केट परचेज से। अब ओपन मार्केट परचेज में हम देख सकते हैं कि परचेज वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उस केस में अब हम परचेज करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो परचेज करती है। क्या परचेज करती है? अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। किससे? पब्लिक से। अब पब्लिक से नॉर्मल पब्लिक नहीं, बट पब्लिक में सभी लोग आ जाते हैं। एक सेकेंड इसे लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वो परचेज कर रही है पब्लिक से, मतलब कि जिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पहले खरीदे थे बैंक से, अब जब उनसे वो वापस परचेज कर रही है तो यहाँ पर वो सारी ही पब्लिक वापस से रिटर्न कर देगी सेंट्रल बैंक को उनके बॉन्ड्स। और जब वो रिटर्न करेगी तो इन रिटर्न सेंट्रल बैंक उन्हें क्या करेगा? यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास अब क्या आएंगे? उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स वापस जो उन्होंने क्रिएट करे थे। और जब वो उनसे वापस परचेज कर लेगी तो इन रिटर्न वो पब्लिक को क्या देगी? मनी। तो इस केस में जब पब्लिक के पास वापस से मनी आ जाएगी तो अगेन इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसकी वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी के अंदर कम ज़्यादा हो सकती है, वो आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन से। अब हमारा दूसरा मेथड को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली पहले तो ओपन मार्केट परचेज का एग्जांपल गिवन है। ओपन मार्केट परचेज में हम क्या करते थे कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करता था पब्लिक से और हमारी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई को इंक्रीज करता था। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या? कि सेंट्रल बैंक जो इंक्रीज कर रहा है मनी सप्लाई, वो कैसे कर सकता है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पब्लिक से ना खरीद के डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही खरीद ले, गवर्नमेंट से ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद ले और मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर ले। तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है कि लेट सपोज अगर हमारी कंट्री को फाइटर प्लेन की नीड है, मतलब कि डिफेंस के लिए फाइटर प्लेन चाहिए और उसके लिए उन्हें $1 बिलियन जो है पैसे चाहिए, नीड है उसकी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बॉन्ड क्रिएट कर देगी और उसको सेंट्रल बैंक को दे देगी। सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर लेगा, इन एक्सचेंज वो उन्हें क्या दे देगा? वही एग्जैक्ट अमाउंट प्रिंट करके जिसकी उन्हें नीड है। तो जब वो इतना अमाउंट प्रिंट करके उन्हें दे देगा तो उस केस में वो फाइटर प्लेन्स जो हैं वो रख लेंगी। बट इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट है उन्हें वापस से अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से और उन्हें सेम अमाउंट जो है फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ इतना अमाउंट जो हमारे सेंट्रल बैंक ने प्रिंट करा है परचेज करके गवर्नमेंट बॉन्ड, इससे हमारी जो मनी सप्लाई है वो इतने से पूरी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो गई। ज़्यादातर यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसा कौन सी कंट्रीज़ करती हैं? पुअर कंट्रीज़ जिनके पास इतना मनी सप्लाई नहीं होता है। दूसरा हमें बताया हुआ है उन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं जहाँ पर वॉर चल रही होती है और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि उन कंट्रीज़ में जहाँ पर
गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जितना वो टैक्स रेज कर पाते हैं। मतलब कि टैक्स से जितना भी वो रेवेन्यू इंक्रीज कर पाते हैं उससे ज़्यादा ही अगर खर्चे होने लगते हैं तो उस केस में वो इसी तरीके से गवर्नमेंट से ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करके मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है 7.1 तक वो कम्प्लीटली ओवर होते हैं, बट इसमें हमारा एक डेटा एंड रिसर्च में काफ़ी अच्छा टॉपिक है तो उसे भी जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। वेयर हैव द ऑल डॉलर गॉन, तो इसमें हम लास्ट पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे जल्दी से। 2009 में जून में जो हमारी यूएस की मनी सप्लाई बोलो वो कितनी थी पूरी इकनॉमी के अंदर, $852 बिलियन। इसके हिसाब से माना जाता है कि उस टाइम पर यूएस की पॉपुलेशन में हर पर्सन के पास एटलीस्ट इतनी मनी तो होनी चाहिए थी होल्ड करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस पर रिसर्च करी, स्टडी करा, तो उन्हें पता चला कि ऑन एन एवरेज जो यूएस के लोग हैं वो $100 से ज़्यादा तो होल्ड ही नहीं करते। अब $100 से ज़्यादा तो होल्ड नहीं करते, बट हमें बोल रहे हैं कि इतना तो होल्ड करना चाहिए, 2800 तो होल्ड करना चाहिए, बट वो सिर्फ $100 ही होल्ड कर रहे हैं। तो बाकी के 2700 जो डॉलर हैं पर पर्सन वो कहाँ पे जा रहे हैं? तो वो हमारा जो मनी सप्लाई है वो किसके पास है? तो यहाँ पे बताया हुआ कि जो बिजनेसेस हैं स्पेशली जो रिटेलर्स हैं वो उस करेंसी को होल्ड करते हैं, बट देन अगेन इस पर रिसर्च हुई और स्टडी ने बताया कि वो भी लेस देन $100 ही होल्ड कर रहे थे। फिर उन्होंने अगेन और देखा और बताया कि हो सकता है कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है वहाँ पर होल्ड करते हो, बट वहाँ पे भी जो डेटा था उन्होंने बताया कि वो लेस देन 125 पर पर्सन ही करता है, इससे ज़्यादा तो वहाँ पे भी कोई नहीं करता। देन उसके बाद एक और स्टडी हुई और उन्होंने फाइंड करा कि जो ये इनकी मिसिंग करेंसी है यूएस की, जितने भी डॉलर्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो डॉलर्स हैं 50 to 70% ऑफ द करेंसी जो है उनकी वो होल्ड करते हैं बाकी अदर कंट्रीज़। मतलब अब्रॉड में जो लोग हैं वो लोग उनकी करेंसी को होल्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पे अब उनकी कंट्रीज़ को बाहर के लोग क्यों होल्ड करते हैं तो उसे हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है कि हमारी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यूएस डॉलर को क्यों होल्ड करके रखते हैं, क्यों उनके पास है 50 to 70% यूएस से बाहर बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने यूएस डॉलर को क्यों होल्ड किया हुआ है, इवन दो वो उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है का क्या मतलब हुआ कि जैसे लेट सपोज इंडिया है, ओके, तो इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं है। अगर मैं डॉलर को होल्ड करके रखती हूँ अपने पास तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें? मैं डॉलर से कुछ खरीद तो सकती नहीं हूँ बाहर जाकर, मार्केट में तो रुपीज़ ही चलता है, तो मैं उसे क्यों होल्ड करूँगी? तो ऐसे ही बताया हुआ है कि बाकी कंट्रीज़ में मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर है ही नहीं, तो उन्होंने वो होल्ड क्यों करके रखा हुआ है, क्यों उसको स्टोर करके रखा हुआ है? तो यहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा रीज़न बताया हुआ है कि जिन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगाई होती है, तो उस केस में क्या होता है कि उनकी खुद की लोकल करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ, लेट सपोज कि अगर हम बात कर रहे हैं 1000 की, ये 1000 रुपीज़ है, ओके, और मेरी खुद की कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो इन्फ्लेशन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो हो सकता है कि जो चीज़ मुझे आज 1000 रुपीज़ में मिल रही हो कल को वो ना मिले क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो दिन पे दिन जो मेरी 1000 रुपीज़ की वैल्यू है वो तो डाउन हो ही रही है ना। तो उस केस में जिस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता ही रहता है, तो उस केस में उनकी खुद की लोकल करेंसी, मतलब कि जो उनकी खुद की कंट्री में करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होती रहती है। इस केस में वो क्या करते हैं, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तुम्हारी खुद की ओन कंट्री की करेंसी में, तो तुम्हें एक मोर स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट चाहिए होता है। तो वहाँ पे भी हमने बात करी थी डॉलर की, क्योंकि डॉलर में इतनी फ्लक्चुएशन कभी भी नहीं होती है, क्योंकि डॉलर जहाँ पर यूज़ होता है वो कंट्री ही एडवांस्ड है, तो डॉलर काफ़ी सेफ़ है। जैसे हमने पढ़ा था गोल्ड भी बहुत सेफ़ है। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो डॉलर को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि उस केस में उनकी खुद की लोकल कंट्री की तो करेंसी डाउन हो जाएगी बट डॉलर जो है वो तो स्टेबल ही रहेगा।
रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। लेकिन अगर इन केस बहुत ज़्यादा ही कुछ कंट्री में मेजर हो जाता है और उन्हें अपनी कंट्री छोड़नी भी पड़ सकती है, तो उस केस में भी उनको डॉलर काम आता है, वो बाहर जा सकते हैं। तो ईजिली इन्होंने बताया हुआ है कि वो सिंपली एक अच्छी वेल्थ को होल्ड कर कर बैठे रहते हैं रेदर देन कि अपनी खुद की लोकल करेंसी को होल्ड करना जिसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है। दूसरा यहाँ पे रीज़न बताया हुआ है कि अगर लेट सपोज कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमें अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ सकता है, तो उस केस में भी हमारा ये सबसे ईजिएस्ट वे है ताकि हम अपनी वेल्थ को ईजिली कैरी कर सके अपने साथ, और उसकी वैल्यू तो वैसे भी इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, यही इसका मेन रीज़न है। बट अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा हाँ, इससे पहले अगर हम बात करें करेंसी जो है वो मैटर करती है कि वो कहाँ पे है, मतलब कितनी करेंसी कहाँ पे है, कितनी बाहर है, कितनी विद इन द कंट्री है, कितनी किसके पास है, क्योंकि वो सारे ही फैक्टर इवन अब्रॉड के पास जो भी करेंसी है वो भी, मतलब जो हमारी फॉरेन डिमांड होती है करेंसी को लेकर, वो भी हमारी मॉनेटरी एग्रीगेट्स में चेंजेस लाती है। तो सेम बताया हुआ है कि यूएस के मॉनेटरी एग्रीगेट्स में जो है जो हमारी होल्डिंग है, बाहर जितने डॉलर्स है, कंट्री के अंदर जितने डॉलर्स है, फॉरेन इंटरेस्ट के पास जितने डॉलर्स हैं, वो भी हमारे यूएस के मॉनेटरी एग्रीगेट्स में चेंजेस ला सकती है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ़ायदे और नुकसान की कि यूएस को क्या फ़ायदा और नुकसान होता है अगर अदर कंट्रीज़ यूएस डॉलर को होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या होता है कि ये उनकी रिलायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है ऑफ मेजर्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। सिंपल सी बात है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का अगर हम टेबल देखें तो उसमें हमारे डिपॉजिट्स कम होंगे, हमारे फंड्स खुद की कंट्री में कम होंगे, इन्वेस्ट इतना नहीं कर पाएंगे, मतलब एज़ कम्पेयर टू कि जितना हमारी कंट्री में टोटल होता, पर टोटल तो है नहीं करेंसी क्योंकि आधी से ज़्यादा तो अब्रॉड है। तो उस केस में हमारे मॉनेटरी एग्रीगेट्स में जो वैल्यूज आती है वो रिड्यूस हो जाती है। बट बताया हुआ है कि ऑल्दो वो रिड्यूस होती है, हमारी रिलायबिलिटी रिड्यूस होती है, बट जो हमें बेनिफिट रिसीव होता है बाहर की कंट्रीज़ के लोगों के होल्ड करने से, वो बहुत ज़्यादा होता है। बेनिफिट क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो, जो हमारी यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर को कौन प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ का सेंट्रल बैंक है ना। तो सेंट्रल बैंक की वो एक लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है उन्हें। ओके, एक सेकेंड। तो सेंट्रल बैंक के एज अ लायबिलिटी में ये शो किया जाता है क्योंकि हमें उन्हें ये चीज़ पे बैक करनी है। सेंट्रल बैंक ने हमें यूएस डॉलर प्रोवाइड किया है, हमें उन्हें कभी ना कभी पे बैक करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस केस में जब हमारी यूएस फॉरेन होल्डर से, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से, दूसरी कंट्री से लोन जब लेती है, तो उस केस में जो यूनाइटेड स्टेट है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन जो है दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी कंट्री के बहुत सारे यूएस डॉलर को होल्ड करके रखते हैं। जब उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, मतलब कि जो वो लोन ले रहे हैं उससे अब उन्हें बाद में जाके सिर्फ लोन ही पे करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे नहीं करना। तो उस केस में जब वो लोन लेते हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, और उन्हें हर साल काफ़ी ज़्यादा सेवरल बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मनी को क्रिएट कर पाते हैं। तो सिंपली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका ये इंटरेस्ट सेव हो रहा है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा अर्न करती है यूएस गवर्नमेंट, इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है एज कि इनका जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये था हमारा 7th चैप्टर। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।